Welcome, welcome, and again welcome to my chemistry with आकाश सर। और मैं अब दूसरा टॉपिक जो मेरा पार्ट है थर्मोडायनेमिक्स का सेकेंड थर्ड पार्ट में स्टार्ट करने वाला हूँ। अभी स्टार्ट करूँगा क्या, इंटरनल एनर्जी से। एक्चुअली जो हम बात करेंगे इंटरनल एनर्जी से रिलेटेड कि हमारा इंटरनल एनर्जी है क्या। इंटरनल एनर्जी, इसके बारे में बात स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन उससे पहले प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल्स एंड मस्ट बी यू वॉच, उसको देखिए, आप एक बार देखिए, आपका एग्जाम पूरा, ठीक है, कंप्लीटली आपके अच्छे होंगे। और मे भी ट्राई कि मैं आपको हर कॉन्सेप्ट का क्लियर, हर न्यूमेरिकल को अच्छे से टच कराऊंगा, ठीक है। तो प्लीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा और पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि बिना पूरा वीडियो देखे आप जज नहीं कर सकते कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो दैट्स बेटर कि आप पूरा वीडियो देखिए और उसको पूरा कंप्लीटली पढ़िए, परफेक्टली एकदम पार्ट टू पार्ट में छोटा छोटा बना रहा हूँ, आधे आधे घंटे का वीडियो चेंज कर रहा हूँ, और उसको प्लीज़ एकदम अच्छे से पढ़िए, ठीक है। उसको एकदम फोकस करिए, ठीक है। अब देखिए, अब जो जो टॉपिक से रिलेटेड आएंगे बड़ा इंपॉर्टेंट आएंगे, उसके न्यूमेरिकल भी उस पर हम लिखते चलेंगे। न्यूमेरिकल रिलेटेड हर दो तीन न्यूमेरिकल में लगवाते हुए चलूंगा उसके साथ, कि उससे रिलेटेड कैसे न्यूमेरिकल आते हैं, हर वैरायटी टाइप्स के न्यूमेरिकल को मैं टच करता चलूंगा, ठीक है। पहले जो पिछला हमारा वीडियो था उससे रिलेटेड हम लोग टर्मोलॉजी और कुछ सम बेसिक्स टर्म्स इन द थर्मोडायनेमिक्स, जैसे हम लोग, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस से रिलेटेड बात किया गया, इन सब से रिलेटेड हम लोग खत्म किया गया। अब हमारा सबसे स्टार्ट अब हो गया इंटरनल एनर्जी, ठीक है। तो लेट स्टार्ट, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इंटरनल एनर्जी से रिलेटेड। तो उससे पहले हम अपना कैमरा ऑन किया, क्योंकि कैमरा क्लियर दिखता नहीं है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं इंटरनल एनर्जी। ये इंटरनल एनर्जी है क्या? तो मैंने कहा इंटरनल एनर्जी से रिलेटेड बात किया कि इंटरनल एनर्जी है क्या। तो मैंने कहा इफ एनी एनी सिस्टम हैव स्टोरेज एनर्जी, जितने भी सिस्टम होते हैं ना, अपना एक स्टोरेज एनर्जी रखते हैं, उस स्टोरेज एनर्जी को ही हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी, ठीक है। ऑल सिस्टम ऑल सिस्टम हैव स्टोरेज एनर्जी। किसी भी काम को करने के लिए वो उनके पास क्या होता है, अपना एक स्टोरेज एनर्जी रखे रहते हैं। उसी स्टोरेज एनर्जी को हम कहते हैं क्या, इंटरनल एनर्जी। मतलब एवरी सिस्टम हैव अ स्टोरेज एनर्जी एंड दिस स्टोरेज एनर्जी इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ई, या आप लिख सकते हैं कैपिटल यू। इनको हम जब रिप्रेजेंट करते हैं, ये कैपिटल ई या कैपिटल यू। अब आपसे क्वेश्चन ये बना कि सर, कि एवरी सिस्टम हैव अ स्टोरेज एनर्जी, दिस इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। इन्हें आपने इंटरनल एनर्जी तो कह दिया, लेकिन ये एनर्जी आया कैसे? तो आपको ही पता है कि जो इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम होता है वो सम ऑफ, वो सबका सम होता है किसका, हमारे मॉलिक्यूल्स के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होते हैं, उसमें अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी होता है, या उसमें जो वाइब्रेशनल एनर्जी होते हैं, ये सभी का क्या है, एक जोड़ है। मतलब इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है, जो हमारा इंटरनल एनर्जी के बारे में बात करेगा। और बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये इंटरनल एनर्जी ही हर बात में चेंजिंग करेगा, अपने को ध्यान दीजिएगा भाई लोग। तो मैंने क्या कहा, जो सिस्टम होता है अपना एक स्टोरेज एनर्जी रखता है, उस स्टोरेज एनर्जी को कहते हैं क्या, इंटरनल एनर्जी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई यू या ई से रिप्रेजेंट करते हैं। यू नो, जो सिस्टम होता है, किसी भी सिस्टम का हम स्टोरेज एनर्जी, मतलब किसी का भी इंटरनल एनर्जी हम डायरेक्टली मेजर नहीं करते हैं। वी रिक्वायर चेंज इन इंटरनल एनर्जी, हमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होता है भाई, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है। चेंज इन जो इंटरनल एनर्जी है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। हम किसी का डायरेक्टली हम लोग किसी का इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। हम किसी भी सिस्टम को नहीं कह सकते कि ये 25 किलो कैलोरी रखा है, ये इनकी एनर्जी इतना है, नो, कभी भी नहीं, कभी भी हम मेजर नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग को चेंज इन इंटरनल एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है। और यू नो द चेंज इन इंटरनल एनर्जी मतलब डेल्टा ई इज इक्वल टू ई, ठीक है, फाइनल माइनस ई इनिशियल। जो इनिशियल और फाइनल का जो चेंजिंग होगा उसी को कहते हैं क्या, दैट्स अ चेंज इन इंटरनल एनर्जी।
अब इससे ये पता चलेगा कि नहीं कि इंटरनल एनर्जी इज ए स्टेट फंक्शन। ये क्या होते हैं, एक स्टेट फंक्शन होते हैं। कौन, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी ये स्टेट फंक्शन, ये स्टेट फंक्शन होते हैं। मतलब इट डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। ये इनिशियल और फाइनल स्टेट के सिस्टम के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो कभी भी इंटरनल एनर्जी, तो हम इसके बारे में बात किया क्या, अगर या द वर्क इज डन बाय द सिस्टम या ऑन द सिस्टम हो, तो उसकी एनर्जी को हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी में निकालते हैं। और इंटरनल एनर्जी क्या है, एक स्टेट फंक्शन होता है, ये पाथ फंक्शन नहीं होता है। कुछ करेक्टरिस्टिक, जैसे मैं कहा इंटरनल एनर्जी इज ए स्टेट फंक्शन, स्टेट प्रॉपर्टी है। दूसरा हमारा याद है क्या है, देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन साइक्लिक प्रोसेस। सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना, अगर साइक्लिक प्रोसेस आप कर रहे हैं तो साइक्लिक प्रोसेस में याद रखना है ऑलवेज डेल्टा यू इक्वल टू जीरो होता है। मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑलवेज क्या होगा, जीरो होते हैं। ओके, अब ये हमारा क्या था, दिस इज द स्टेट फंक्शन और इंटरनल एनर्जी से रिलेटेड ये टॉपिक्स थे। तो मैं फिर से बता रहा हूँ, इंटरनल एनर्जी क्या है, एक स्टोरेज एनर्जी होता है किसी भी सिस्टम के। ये क्या, एक स्टेट फंक्शन होता है और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ई या यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू क्या हो सकता है, डेल्टा ई होता है। डेल्टा ई को ही हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी से बात करते हैं। ओके, तो दिस इज द इंटरनल एनर्जी। ओके, अब नेक्स्ट, कभी भी साइक्लिक प्रोसेस का इंटरनल एनर्जी ऑलवेज क्या रहेगा, जीरो होगा। हो सके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। अब देखिए दूसरा, हम लोग को पता है जो वर्क होता है, वर्क के हमारे पास कुछ पाथ फंक्शन है। जैसे हम बात करेंगे क्या, हीट एंड वर्क के बाद। हीट क्या होता है, वर्क क्या होता है, मुझे पता है हीट क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, एक एनर्जी फॉर्म, हीट के फॉर्म में एक एनर्जी है। तो हम हीट की बात करेंगे। वर्क को सबको पता है, तो इफ एनी फोर्स आर अप्लाइड इन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और इनके पोजीशन में, अगर इसका पोजीशन 1 था और ये कन्वर्ट हो गया किसमें, 2 में, मतलब इनकी पोजीशन में क्या हो गया, चेंजिंग हो गया, तो हम कहेंगे क्या, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट डी एल मल्टीप्लाई एफ इक्वल टू हो जाएगा क्या, वर्क। मतलब वर्क क्या है, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, हम किसी पे, तो ये वर्क। और हमको मोस्टली इसमें पढ़ना है क्या, जो हीट्स दो प्रकार के हमारे कंडीशन रखेंगे, एक एक्सोथर्मिक रिलेटेड, एक्सोथर्मिक, और एक बात करेंगे हम लोग एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के बारे में बात करेंगे। एक्सोथर्मिक का मतलब ही जानते हैं, दैट टाइप्स ऑफ सिस्टम्स वेयर द एनर्जी आर रिलीज। एनर्जी क्या रहेगा, ऑलवेज क्या रहेगा, रिलीज रहेगा। मतलब Q इज इक्वल टू नेगेटिव, Q की वैल्यू ऑलवेज कहाँ होगा, नेगेटिव में होगा। एनर्जी क्या करेगा, एनर्जी रिलीज्ड फ्रॉम द सिस्टम, किसी भी सिस्टम से अगर एनर्जी क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, तो हम कहेंगे दिस इज द एक्सोथर्मिक। अगर Q इज इक्वल टू पॉजिटिव, अगर Q की वैल्यू क्या हो जाए, पॉजिटिव, मतलब द एनर्जी इज एब्जॉर्ब, ये क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम। एनर्जी क्या हो रहे हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, तब कहेंगे दिस इज द एंडोथर्मिक। ये तो सबको नॉर्मली पता है, क्लास 10th में ही हम लोग पढ़ेंगे एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस। अब वर्क पे बात करते हैं। तो जो वर्क होता है बड़ा इंपॉर्टेंट इसका है, इस पे हमारे न्यूमेरिकल्स भी आएंगे। तो वर्क के स्पेशली बात कर रहा हूं, वर्क क्या है, इफ एनी फोर्स आर अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड द चेंजिंग द पोजीशन, या डिस्प्लेस हो जाए अपने पोजीशन से, तब हम उसे कहेंगे क्या, दिस इज द वर्क। तो वर्क और हीट, ये जो वर्क और हीट क्या है, किसी भी सिस्टम के स्टेट में, किसी भी सब्सटेंस में जो चेंजिंग हो रहा है उसको ये रिप्रेजेंट करते हैं। या तो उसके सिस्टम में इंक्रीजमेंट होगा या तो डिक्रीजमेंट होता है। तो हमें भी पता है वर्क, तो हम लिख सकते हैं वर्क इक्वल टू क्या, एफ मल्टीप्लाई डी एल, वर्क इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और वर्क हमारे दो टाइप्स के रहेंगे, ये भी टू टाइप्स के होंगे,
एक फर्स्ट वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, एक वर्क डन होगा ऑन द सिस्टम और एक वर्क इज डन बाय द सिस्टम। एक सिस्टम पे काम होगा और एक सिस्टम के द्वारा होगा। अगर ऑन द सिस्टम है, सिस्टम पे काम हो रहा है, अगर मान लो कोई पिस्टन लिया गया है और उस पर क्या करें, एक पिस्टन फ्रैक्शनलेस लगाया है तो उसका वॉल्यूम V था। जब हम लोग इस पे क्या एक्सटर्नल प्रेशर, जब इस पे प्रेशर देंगे तो क्या होगा, सिस्टम पे इसके अंदर अगर गैस मॉलिक्यूल्स हैं तो ये क्या होगा, इस पे वर्क होगा। इस पे जब वर्क देगा तो ये पिस्टन वॉल्यूम क्या होगा, चेंजिंग होगा। मान लो V1 हो गया, V से V1 हो गया, इसका मतलब वॉल्यूम में क्या हो गया, इसके चेंजिंग हो गया। लेकिन ये जो सिस्टम है, जो गैस है इसके अंदर, उसके ऊपर ना वर्क हो रहा है, दैट टाइम्स we know that the work is done on the system and here the W, जो इसका W की वैल्यू होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। सिंबल याद रखिएगा, ये थर्मोडायनेमिक्स का मतलब, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स सिंबल्स का आपको पता रहना चाहिए कि W इक्वल टू पॉजिटिव का मतलब द वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। और यही जब हमारा क्या काम करे, जब सिस्टम काम करके देगा तो W इक्वल टू हो जाएगा निगेटिव। इट मीन द वर्क इज डन बाय द सिस्टम। मतलब ये दो कंडीशंस आ गया, इसी के बेसिस पर हम लोग थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट क्लास को एक्सप्लेन करा जाएगा। ठीक है, तो ये वर्क दो टाइप्स को जाएंगे, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम एंड बाय द सिस्टम। ओके, अब देखिए दूसरा इस पे टॉपिक, अब हम लोग कुछ थर्मोडायनेमिक्स लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स लॉ पे बात करेंगे। हमारे देर आर 3 थर्मोडायनेमिक्स लॉ। पहला फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दूसरा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तीसरा थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एक और है जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट उतना नहीं रहता है, लेकिन हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ सेकेंड लॉ थर्ड लॉ से स्टार्ट किया जाए। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, तो उस पर बात करते हैं हम लोग। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बात करते हैं। यू नो, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ हैव अ मेनी स्टेटमेंट्स, बट all the statement have a same situation. This law has been variable form, but in merely the law of conservation of energy explanation. ये सिर्फ यही, और this law are first time to give, yeah, it was given by Robert Mayer and हेल्महोल्ट्ज। मतलब ये जो लॉ है वो रॉबर्ट्स मेयर और हेल्महोल्ट्ज के द्वारा दिया गया था। ये लॉ क्या कहता है, एनर्जी इज नॉट क्रिएटेड एंड नॉट डिस्ट्रॉयड। हम ना एनर्जी को, बहुत सारे स्टेटमेंट है, मैं सभी स्टेटमेंट को, जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है उनके बारे में जरूर हम बताएंगे आपको। ठीक है, तो हम कह सकते हैं क्या, एनर्जी cannot be created or
destroyed, but it can be converted from one form to another. दैट इज कॉल्ड, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ। एनर्जी को हम ना उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, या हम दूसरे वर्ड में कह सकते हैं द एनर्जी ऑफ द दिस यूनिवर्स इज ए कांस्टेंट। मतलब हम एक दूसरा स्टेटमेंट भी दे सकते हैं इसका, द टोटल एनर्जी, द टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स, ये यूनिवर्स में जो एनर्जी है, टोटल जो एनर्जी है इस यूनिवर्स, जो यूनिवर्स है इज कांस्टेंट, वो कांस्टेंट होता है। और या तो एक स्टेटमेंट ये कह सकते हैं, अगर ये स्टेटमेंट एक और बोलता है, बड़ा अच्छा मुझे भी लगता है, कहता है कि जिस एनर्जी से अगर कोई भी अमाउंट ऑफ कोई भी सब्सटेंस है, अगर कोई भी एनर्जी रखता है, अगर वो जिस तरह वो डिसअपियर्ड हो रहा है, नष्ट हो रहा है, सेम एनर्जी का, ठीक है, डिफरेंट सब्सटेंस क्या करता है, सेम एनर्जी का अपियर्ड होता है। इसका मतलब क्या होता है, वेन एवर ए क्वांटिटी ऑफ वन काइंड ऑफ एनर्जी डिसअपियर and exactly equivalent energy of या equivalent quantity of energy is some other form must be appeared। ये मुझे बहुत बेस्ट लगता है डिफिनेशन, ठीक है। इसका कहने मतलब यही है कि अगर कोई भी अगर x अमाउंट है, अगर कोई x है जिसकी एनर्जी क्या है 25 जूल है, अगर इसकी एनर्जी ये क्या हो रहा है, डिसअपियर्ड हो रहा है, तो तब एक वाई भी उत्पन्न होगा। जैसे जैसे ये खत्म होगा ऐसे ऐसे वाई उत्पन्न होगा, लेकिन उस वाई अलग सब्सटेंस है, एक्स अलग सब्सटेंस है, लेकिन एनर्जी उसका कांस्टेंट 25 से ही रहेगा। तो मेरा कहने वाला ये कांस्टेंट बड़ा अच्छा है, कहता है ये सीधे बोलता है व्हेन एवर ए क्वांटिटी ऑफ वन काइंड ऑफ एनर्जी डिसअपियर and exactly equivalent quantity of energy in some other form are exist। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस पे भी मैं इसको भी लिख देता हूं, ठीक है। ये बड़ा थोड़ा सा, इसको जैसे नहीं होता है आप एग्जाम देते हैं तो बड़ा, तो जस्ट वेट, कहता है क्या, whenever a quantity of one kind of energy disappear and exactly equivalent quantity of energy in some other form must appear। ओके, ये बड़ा स्टेटमेंट बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है, इस पे ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, लेकिन ये स्टेटमेंट है, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ का। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, ये कन्वर्जन याद रख रहा है, मैथमेटिकल, इसका जो मैथमेटिकल, अगर स्टेटमेंट की बात करें, मैथमेटिकल फॉर्मूला, सब लोग इसी को भूल जाते हैं, ठीक है, फार्मूला ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मैथमेटिकल फॉर्मूला, ठीक है, फॉर
ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जैसे लेट अस कंसीडर, ठीक है, इसमें क्या करते हैं, व्हेन अ सिस्टम, मान लिया जाता है क्या, ठीक है, व्हेन अ सिस्टम हैव इनिशियल internal energy is U1 and let's consider Q heat is absorbed and work is done on the system, then final internal energy is U2। तब क्या होगा, मान लो कोई एक सिस्टम है, ध्यान ध्यान समझना, यहाँ पे एक कोई सिस्टम है, इस सिस्टम का मैंने कहा इसका इंटरनल स्टार्टिंग में क्या था, U1 था। मैंने कहा कि U1 में जब उसने क्या किया, हीट एब्जॉर्ब किया, Q मतलब ध्यान देना, एब्जॉर्ब किया, इसका मतलब Q इक्वल टू पॉजिटिव, एंड द वर्क इज W इक्वल टू वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, ये भी पॉजिटिव, देन दिस सिस्टम हैव अ इंटरनल एनर्जी इज U2। इट्स मीन, इसका मतलब क्या हुआ, U2 इज इक्वल टू U1 प्लस Q प्लस W। क्यों प्लस W लगाया, क्योंकि देखो U1 क्या है, U1 is the that work when the combination of initial internal energy and absorb heat and this, then U2 minus U1 is equal to Q plus W, then delta U is equal to Q plus W। this is the thermodynamics first law of equation। लेकिन and which conditions, when the Q is मतलब heat, जो heat है, हीट इज एब्जॉर्ब, यहां पे हीट क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है, एंड W वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। लेकिन अगर मैंने कहा वर्क इज डन ऑन द सिस्टम है, अगर मैं यही कहा क्या, अगर मैं आप देखो अब अलग अलग क्वेश्चन आएगा, गजब इस पे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, तो यहां ध्यान रहा है, पहले इसको नॉर्मली समझ लो। मैंने कहा एक सिस्टम है, इस सिस्टम का इंटरनल एनर्जी क्या है, U1, और मैंने कहा कि क्यों हीट रिलीज्ड मतलब निगेटिव हो गया, एंड द वर्क इज डन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, लेकिन वर्क क्या हो रहा है, सिस्टम पर हो रहा है, मतलब पॉजिटिव। तब हमारा थर्मोडायनेमिक्स का क्या इक्वेशन होगा, तब इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है, U2 इज इक्वल टू U1, यहां पे माइनस Q प्लस W, देन U2 माइनस U1 इज इक्वल टू माइनस Q प्लस W, या डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस Q प्लस W। तो ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। ये भी क्या है हमारा, ये भी क्या है, ये भी हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। फिर मैं दूसरे स्टेटमेंट बताएं, मैंने कहा एक सिस्टम है जिसके इंटरनल एनर्जी क्या U1 है, एंड द वर्क, मैंने कहा द Q हीट इज रिलीज, एनर्जी क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, उसका मतलब Q इक्वल टू निगेटिव एक्सोथर्मिक, और द वर्क इज डन बाय द सिस्टम, यहां बाय द सिस्टम है, वर्क क्या है, बाय द सिस्टम है। जब बाय द सिस्टम है तब हमारा U2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, U1 माइनस Q माइनस W, क्योंकि वर्क बाय द सिस्टम है तो इसका मतलब वर्क क्या हो, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो देन डेल्टा U इक्वल टू माइनस Q माइनस W। तो देन दिस इज आल्सो ए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये भी क्या है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बात करेगा, ओके। तो ये माइंड में आप रखे रहेगा। तो बस एक कॉन्सेप्ट मैं आपको देना चाहता हूं, बस आप यहां पे ये याद रखना, बस कोई चीज अगर थर्मोडायनेमिक्स का मैथमेटिकली कॉन्सेप्ट बात करें, एक सिस्टम ले लो और मान लो कि उसका इंटरनल एनर्जी क्या है, U1 है, उसका इंटरनल एनर्जी क्या है, U1 है। अब इस सिस्टम पे हमने क्या किया, अब देखो दो क्वेश्चन बनेगा, क्या जो हीट है वो एब्जॉर्ब किया, अगर हीट एब्जॉर्ब करेगा तो प्लस, क्या वो हीट क्या किया, रिलीज किया, तो माइनस।
अगर वो हीट एब्जॉर्ब किया, देखो एक कंडीशन ए, ये बी, ये हो जाएगा। और जो वर्क हुआ वो दो टाइप्स का हो सकता है। एक वर्क इजकल टू बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम हो जाएगा तो इसका मतलब कि नेगेटिव वैल्यू, और डन बाय सिस्टम हो जाएगा तो पॉजिटिव वैल्यू, मतलब ऑन द सिस्टम। अगर ऑन द सिस्टम होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर इसको ए मान ले, इसको बी मान ले, तो इसी का हम इक्वेशन बना सकते हैं। तब हमारा यहां भी U2 या डेल्टा U इजिकल टू क्या हो सकता है, ठीक है। अगर ये इसका ए का ले लो, इसका भी ए ले लोगे तो क्या हो जाएगा हमारा, तब डेल्टा U इजिकल टू हो जाएगा Q प्लस W। लेकिन अगर मैं इसका इसका ए ले रहा हूं, उसका बी ले रहा हूं, तो ये भी बहुत अलग अलग क्वेश्चन आपके बनते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अब इसी में बहुत सारे क्वेश्चन घुमा दिए जाते हैं, ठीक है। घुमा देंगे क्या, अगर ये आइसोथर्मल प्रोसेस है तो क्या होगा, ठीक है। तो ये घुमा फिरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कोई, लेकिन उसका चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये था हमारा थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ। अब इसको हमको एक डेरिवेशन भी पढ़ना है, ठीक है, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम हम अब लिख दे रहे हैं वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। वर्क डन, ठीक है, वर्क डन होगा, ठीक है, इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, चाहे वो डर वर्क इज डन बाय द सिस्टम हो और ऑन द सिस्टम हो। वन थिंग्स, एक बात बता दे रहा हूं, जब व्हेन द वर्क इज डन ऑन द सिस्टम होता है, सिस्टम जब किसी पिस्टन पे, अगर हम सिस्टम कोई पिस्टन ले लिया जाए और उसमें फ्रैक्शनल लेस लगा दिया जाए और इस पे अगर सिस्टम का है तो द वॉल्यूम विल डिक्रीजेस, तो इसको कहते हैं कंप्रेशन, ठीक है। तो मेरा जो वर्क होता है, वर्क दो भी टाइप को इससे भी कर सकते हैं, कंप्रेशन और एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मतलब होता है क्या, ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज करना, मतलब बाय द सिस्टम वर्क होता है, और अगर ऑन द सिस्टम हो जाएगा तो कंप्रेशन वर्ड आता है। अब चलिए यहां पे स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल इस पे बात किया जाएगा। वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, इसको जानने से पहले हमको वर्क के रिलेटेड बात करेंगे। हम कुछ टॉपिक से बात करते हैं, वर्क, व्हाट इज अ वर्क। तो वर्क आपने बोला क्या, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। लेकिन आपको ही पता है, ये देख फोर्स है, फोर्स बराबर क्या होता है हमारा, जो फोर्स का वर्ड यूज करते हैं तो वो होता है क्या, प्रेशर मल्टीप्लाई एरिया, ठीक है। फोर्स इजकल टू, सिंस हमें पता है क्या, एफ इजकल टू पी इंटू ए। देन अगर पुटिंग दिस, इससे इक्वेशन नंबर 1 लेके चलते हैं, इसमें पुटअप करते हैं तो वर्क इजकल टू डब्ल्यू इजकल टू हो जाएगा पी मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई डी और एल। यू नो, यहां यहां पे अगर हम बात करेंगे डी वॉल्यूम, वॉल्यूम इजकल टू अगर हम बात करें तो यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, एरिया मल्टीप्लाई लेंथ, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू आएगा, तो हो जाएगा P इंटू डेल्टा वी या डी वी लिख दीजिए।
तो W इजकल टू P इंटू डी वी। ठीक है, अब इसी वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और वैल्यू पुटअप करेंगे। थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पे आते हैं। लेट अस कंसीडर सपोज दिस इज द मान लिया जाए एक सिलेंडर लिया गया, ठीक है, एंड एक मान लीजिए कि मैंने क्या किया, एक सिस्टम लिया। इस सिस्टम को मैंने क्या किया, एक पिस्टन लगाया जो फ्रैक्शनल लेस था और वेटलेस था। अगर मैंने कहा क्या यहाँ पे कुछ सम गैस मॉलिक्यूल्स, कुछ गैस मॉलिक्यूल्स हैं, और गैस जब मॉलिक्यूल्स था तो फिर मैंने कहा कि यह बाहर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, इसे मैंने पी एक्सटर्नल कर दिया। और इस गैस ने भी क्या किया, इसके ऊपर प्रेशर दिया होगा, कुछ प्रेशर इस पिस्टन के ऊपर जाएगा, तो इसे पी इंटरनल बोल दिया। अब देखो द वर्क हैव अ 3 टाइप्स, या हम वर्क 3 टाइप्स के आपके दिखाएंगे, तभी हम इसको वर्क डन इन रिवर्सिबल एक्सपेंशन को हम लोग क्लियर किया जाएगा। अब ये 3 वर्क कैसे दिखाएंगे, एक या तो P एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन P इंटरनल हो जाए, ए कंडीशन ये हो सकता है, ये हो सकता है। दूसरा P एक्सटर्नल इज लेस देन P इंटरनल हो जाए, या C P एक्सटर्नल इजकल टू P इंटरनल हो जाए। कभी भी अगर एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा है किसके अपेक्षा, इनके इंटरनल के अपेक्षा, तो इसको मैं एक डायग्राम से दिखा रहा हूं आपको। ठीक है, जैसे मैंने कहा वर्क, मैंने एक पिस्टन मतलब एक कोनिकल सिलेंडर ले रहा हूं, ठीक है, और इस पे क्या है, एक फ्रैक्शनल लेस पिस्टन लगा रहा हूं, और मैंने कहा कि इसकी वॉल्यूम क्या था, V, और इसमें गैस मॉलिक्यूल्स था, और मैंने कहा ये फ्रैक्शनल लेस पिस्टन है, तो मैंने कहा यहां बाहर का जो प्रेशर है P एक्सटर्नल बोल दिया, जो अंदर का प्रेशर है उसे हम P इंटरनल बोल दे रहे हैं। इन दिस साइड्स व्हेन द वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, अगर वर्क इस सिस्टम पे हो रहा है, ऊपर से मतलब यहां से प्रेशर इस पे दिया जाए, तो इसका जो वॉल्यूम V1 था, इसका वॉल्यूम अगर एक समय ऐसा आएगा कि अगर मैंने इस पे वर्क किया था तो वॉल्यूम एक समय क्या था हमारे पास, वॉल्यूम V1 था, जैसे उस पर काम किया तो वॉल्यूम V2 हो गया। तो इसका मतलब कि ऐसे कंडीशन कब ऐसा हुआ, जब हमारा वर्क किस पे हुआ, इस गैस मॉलिक्यूल्स पे हुआ, मतलब वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। ये सिस्टम पे काम हो रहा है, जब सिस्टम पे काम होगा तो इसका मतलब इस पे वर्क हो रहा है, तो वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है ना। तो व्हेन द वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, दिस इज कॉल्ड कंप्रेशन। इसको क्या बोलेंगे हम, दिस इज द कंप्रेशन वर्ड यूज करते हैं। तो कंप्रेशन 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 मीन वॉल्यूम क्या था, ज्यादा था, वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया, डिक्रीज कर रहा है। तो कब होता है ये, व्हेन द वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, द कंप्रेशन वर्क इज डन। दिस मीन, तो यहां पे हम कहेंगे P एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन P इंटरनल। P एक्सटर्नल, ऑप्शन P एक्सटर्नल क्या है, ग्रेटर है किसके अपेक्षा, P इंटरनल। ये पहला ऑप्शन का था। दूसरा, अगर मैंने कहा कि मेरे पास सिस्टम है, इस सिस्टम में मैंने फ्रैक्शनल लेस एक क्या किया, ठीक है, एक पिस्टन लेस लगाया, यहां बाहर का P एक्सटर्नल था, ठीक है, और इसके अंदर क्या था, कुछ गैस थे, तो उस समय वॉल्यूम V1 था। अगर मैंने कहा इफ द वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, ये जो हमारा सिस्टम है ये काम कर रहा है, गैस मॉलिक्यूल्स आर प्रेस्ड द पिस्टन, जब पिस्टन पे प्रेस करेगा तो इस समय क्या होगा, वर्क इज डन बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम होगा। तो इसका मतलब कि एक समय ऐसा जब ये रहेगा, तो ये जो वॉल्यूम है
जो एक समय यहाँ V1 था, अब वो वॉल्यूम आके क्या होगा, यहाँ पहुंच जाएगा। यहाँ वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V2। मतलब इसके बीच में V1 से ये क्या किया, इंक्रीज किया। तो इसको कहते हैं एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मतलब हो गया क्या, द वर्क इज डन बाय द सिस्टम। सिस्टम इस पे काम कर रहा है तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। जब वॉल्यूम कितना इंक्रीज कर रहा है तो हम लिखते हैं ना V2 माइनस V1। तो V2 माइनस V1 करेंगे तो यहाँ वॉल्यूम क्या करेगा, डेल्टा जो V आएगा तो वो बात करेगा किसमें, एक्सपेंशन की बात करेगा। और ये इंटरनल प्रेशर जब ज्यादा होता है तब, मतलब P इंटरनल इज ग्रेटर देन P एक्सटर्नल। जब P इंटरनल इज ग्रेटर देन P एक्सटर्नल होगा तब ऐसा काम होगा। ठीक है, फिर अब देखो नेक्स्ट, अगर मैंने कहा C, तीसरा ऑप्शन में बताया, मैंने कहा इस पे वर्क ही नहीं हुआ, पिस्टन में कोई वर्क नहीं हुआ, वॉल्यूम V था, नो चेंजेस, मतलब कि अगर बात करें तो वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि इसके वॉल्यूम में डिस्प्लेसमेंट, क्यों, P एक्सटर्नल इक्वल टू हो गया था क्या, P इंटरनल। अगर एक्सटर्नल प्रेशर इंटरनल प्रेशर इक्वल हो जाए तो वर्क इक्वल टू ऑलवेज क्या होगा, 0 होता है। और जब 0 हो जाएगा तो इसी को हम वर्ड यूज कर देंगे फ्री एक्सपेंशन, जहां वर्क हमारा क्या रहेगा, 0 रहता है। ठीक है, तो ये हमारा था कुछ टॉपिक से रिलेटेड। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको डेरिवेट कराएंगे, कैसे हम लोग डेरिवेशन कहेंगे। तो ये हमारा टॉपिक था एक्सपेंशन, कंप्रेशन, इनसे रिलेटेड। तो नेक्स्ट में हम बात करेंगे, इस पे न्यूमेरिकल लगाया जाएगा। ठीक है, और आज के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू सो मच। और मस्ट भी आप इसको बढ़िया से याद करिए, तैयार करिए। ठीक है, और कॉन्सेप्ट आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, और बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब माय वीडियो एंड इसको ज़्यादा देखिए और इसको शेयर भी कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।